आज हम लोग हेलो गाइज। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य का अगला लेसन देखेंगे, जो कि इसके पहले वाला हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो गुप्त साम्राज्य में हम लोग को देखना था कर व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग को कर व्यवस्था देखना है। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर इसके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कर व्यवस्था, गुप्त साम्राज्य का कर व्यवस्था। आय का मुख्य स्रोत भूराजस्व होता था। कर 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था। गुप्त साम्राज्य में जो कर लिया जाता था वो था 1/4 से 1/6 भाग तक, जितना उपज होता था उसका। इसमें गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली दिया गया है, जिसमें पहला है भाग। भाग क्या है? तो राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा, यानी कि जो भूमि से उत्पादन किया जाता था उससे जो राजा को कर प्राप्त होता था, जो हिस्सा प्राप्त होता था कर, वो भाग कहलाता था। ठीक है। भोग, भोग क्या है? राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर था। ठीक है। उदरंग, उदरंग क्या है? तो अस्थाई काश्तकारों के लिए कर था। ठीक है। इसके बाद ऊपरी कर, ऊपरी कर क्या था? अस्थाई कृषकों के लिए कर था। जो अस्थाई कृषक मतलब जैसे झूमिंग किया जाता है पूर्वोत्तर भारत में, जैसे यहाँ से भूमि को छोड़कर और दूसरे जगह जाके कृषि करते हैं, तो ऐसे कृषक को अस्थाई कहा जाता है। तो उनके लिए ऊपरी कर था। ठीक है। हिरण्य, हिरण्य क्या है? तो द्रव्य यानी कि नकद रूप में किया जाने वाला कर, यानी कि नगद रूप में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? हिरण्य कहलाता था। इसके बाद है विष्टि। विष्टि जो है निःशुल्क या बेगार श्रम था। ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। विष्टि जो था निःशुल्क एवं बेगार श्रम। दिनार, दिनार क्या है? तो स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा जाता था, यानी सोने की जो मुद्रा होती थी उसे दिनार कहा जाता था। अग्रहार, अग्रहार क्या है? तो मंदिरों व ब्राह्मण को दान दिया जाने वाला भूमि था। फिर से देख लेते हैं। भाग, राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा था। भोग क्या था? तो राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर था। उदरंग अस्थाई काश्तकारों के लिए कर था। ऊपरी कर अस्थाई कृषकों के लिए कर था। हिरण्य द्रव्य यानी कि नगद रूप में लिया जाने वाला कर था। विष्टि यानी कि निःशुल्क या बेगार श्रम को विष्टि कहते थे। दिनार यानी स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते हैं। अग्रहार यानी कि ब्राह्मणों व मंदिरों व ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूमि था। ठीक है। अब भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी, भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी ध्रुवाकरण या ध्रुवाधिकरण कहलाता था। व्यापारिक करवा यानी समूह, व्यापारिक करवा या समूह को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सार्थवाह कहलाता था। इस काल में यानी कि गुप्त काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों के 4 संगठन थे, जिनमें निगम, पूग, गण एवं श्रेणी शामिल थे। कौन कौन? तो निगम, पूग, गण और श्रेणी। ये क्या था? व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। सिंचाई के लिए राहत या घंट यंत्र का प्रयोग होता था। भूमि संबंधी विवादों को निपटाने वाला अधिकारी को न्यायाधिकरणी कहा जाता था। कर्णिक व महापक्षपटलिक नामक पदाधिकारी भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। ठीक है। पता है बंदरगाह। पूर्वी भारत में 2 बंदरगाह थे, जिसमें पहला है ताम्रलिप्ति और दूसरा घंटसाला। ठीक है। पश्चिमी भारत में मृगुकच्छ जो कि भड़ौच में है, दूसरा सोपारा और तीसरा कल्याण। ये क्या थे? बंदरगाह थे। पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति और घंटसाला, पश्चिमी भारत में मृगुकच्छ जो कि भड़ौच में है, सोपारा और कल्याण।
इस समय उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन जो था व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति देखेंगे। गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति। गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट किस काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? तो गुप्त काल में। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में पृथ्वी को गोल बताया। ठीक है। पृथ्वी को उन्होंने गोल बताया। किस पुस्तक में? तो आर्यभट्टीय में, तथा उसकी परिधि का सही अनुमान लगाया। दशा गीतिक सूत्र एवं अर्याष्टक शतक आर्यभट्ट की अन्य रचनाएं हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली का वर्णन किया है। आर्यभट्टीय में बराह मिहिर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में पांच सिद्धांतों जिसमें पैतामह, रोमक, पौलिस, वशिष्ठ तथा सूर्य का निरूपण किया है। कौन? बराह मिहिर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में पांच प्राचीन सिद्धांतों पैतामह, रोमक, पौलिस, वशिष्ठ तथा सूर्य का निरूपण किया है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे दिया है ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। सुश्रुत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। धन्वंतरी जिन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला चिकित्सक थे। कौन? धन्वंतरी। ठीक है। भास्कर ने 3 ग्रंथों की रचना की, जिसमें है महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य एवं भाष्य। ठीक है। भास्कर ने 3 ग्रंथों की रचना की, जिनमें है महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य एवं भाष्य। लाट देव को सूर्य सिद्धांत गुरु कहा जाता था। गुप्त कला देखेंगे। गुप्त कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुंच गया। इस काल के मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें शिखर युक्त मंदिर जो कि देवगढ़ झांसी का है प्रमुख है। प्रमुख मंदिर देखेंगे। प्रमुख मंदिर और स्थान, जिसमें पहला है धमेख स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। शिव मंदिर मध्य प्रदेश के नागौद के भुमरा में है। पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के नचना कुठार में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है। भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के तिगवा जबलपुर में है। एक और विष्णु मंदिर है दूसरा, जो कि विदिशा के उदयगिरी में है। एक शिव मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली के अहिछत्र में अवस्थित है। ठीक है। और लक्ष्मण मंदिर जो है ईंटों से निर्मित है और यहाँ सिरपुर में अवस्थित है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, शिव मंदिर मध्य प्रदेश के नागौद के भुमरा में, पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के नचना कुठार में, दशावतार मंदिर झांसी के देवगढ़ में, भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवस्थित है। विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर यानी कि तिगवा में अवस्थित है। दूसरा विष्णु मंदिर जो है विदिशा के उदयगिरी में है। और शिव मंदिर जो है अहिछत्र में अवस्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली में है। और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, जो कि ईंटों से निर्मित है। पवाया का मंदिर, नागौद में खोह का मंदिर और शंकरमढ़ का मंदिर जो कि जबलपुर में है आदि भी गुप्त काल के आकर्षक मंदिर हैं।
गुप्त काल में चित्रकला भी अपनी वैभव, गौरव तथा तकनीक की चरम सीमा पर पहुंच गई। अजंता की चित्रकारी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। कुल 29 गुफाओं में गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित है। यानी कि अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें 16, 17 और 19 जो कि गुफा संख्या है एक गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की खोज 1819 में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। अजंता की खोज किसने किया था? सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें गुफा संख्या 17 में बुध को यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए और यशोधरा द्वारा राहुल को बुध को सौंपते हुए दिखाया गया है। इस गुफा में सिंहल के राज दरबार का भी चित्र है और इसे चित्रों का चित्रशाला कहा गया है। किसको? गुफा संख्या 17 को। अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म के 2 शाखा हैं, महायान और हीनयान, जो कि अजंता की गुफाओं का चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अब देखेंगे बाघ की गुफाएं। ठीक है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ है। बाघ की गुफाएं धर्मनिरपेक्ष व लौकिक है। ठीक है। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्त काल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग है। ठीक है, गुप्त काल जो है संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग है। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसको? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में कौन कौन स्मृति की रचना की गई? तो पहला है याज्ञवल्क्य स्मृति, दूसरा कात्यायन स्मृति, तीसरा बृहस्पति स्मृति और चौथा पराशर स्मृति। वीरसेन उदयगिरि गुहा लेख का रचनाकार था। उदयगिरि गुहा लेख का रचना किसने किया था? तो वीरसेन ने। ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने किया? वत्स भट्टी ने। अब देखेंगे प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक है। कालिदास की रचना क्या क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालवाकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, विक्रमो वंशियम, ये सभी जो है कालिदास की रचनाएं हैं। अभिज्ञान शकुंतलम का रचना कालिदास ने किया, ऋतु संहार का रचना कालिदास ने किया, मालवाकाग्निमित्रम का कालिदास ने, कुमार संभव का कालिदास ने ही, मेघदूत का भी कालिदास ने ही रचना किया, रघुवंश का भी कालिदास और विक्रमो वंशियम का भी कालिदास ने। स्वप्नवशवद्धता की रचना भास ने किया और करुणाभरण तथा चारुदत्त का भी रचना भास ने किया। भास की रचना क्या क्या है? स्वप्नवशवद्धता, करुणाभरण और चारुदत्त। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया। हर्षचरित का रचना बाणभट्ट ने किया। बाणभट्ट। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम का रचना विशाखा दत्त के द्वारा किया गया, जबकि मृच्छकटिकम शूद्रक का रचना है। रावणार्जुनीयम भौमक का रचना है। रावण वध वत्स भट्टी का रचना है और मंदसौर प्रशस्ति भी वत्स भट्टी का ही रचना है। काव्य मीमांसा का रचना राजशेखर के द्वारा किया गया। अमर कोश के लेखक अमर सिंह हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग।
कालिदास का पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालवा काग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, विक्रमवंशियम। भास का रचना है स्वपन वासदत्ता, करड़ाभरम और चारुदत्त। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, बाणभट्ट का हर्षचरित, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम, सुद्रक का मृच्छकटिकम, भौमक का रावणार्जुनियम, वत्स भट्टी का रावण वध और मंदसौर प्रशस्ति, राजशेखर का काव्य मीमांसा और अमर सिंह का अमरकोश। ठीक है, तो गाइस हम लोग गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल। ठीक है, गुप्तोत्तर काल। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग गुप्तोत्तर काल। इसके पहले का वीडियो जो लोग भी नहीं देखे हुए हैं तो कृपया करके प्रीवियस वीडियो में जाकर आप लोग इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 6वीं शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य पूर्णतः विभक्त हो गया। ठीक है, 6वीं शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य पूर्णतः विभक्त हो गया और उत्तर भारत फिर अनेक राज्यों में बट गया। इसमें निम्नलिखित प्रमुख शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि निम्नलिखित प्रमुख शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें पहला है वल्लभी में मैत्रक वंश, पंजाब में हुनों का शासन, कनौज में मौखरी वंश और मालवा में यशोवर्मन। वल्लभी में मैत्रक वंश, पंजाब में हुनों का शासन, कनौज में मौखरी वंश और मालवा में यशोवर्मन। देखेंगे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश कहिए या पुष्यभूति वंश कहिए, बात बराबर है। जो पहला है पुष्यभूति। पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक था। किस वंश का? तो वर्धन राजवंश का या पुष्यभूति वंश का। ठीक है, थानेश्वर जो है, थानेश्वर जो कि हरियाणा के अंबाला जिला में है, इस वंश की स्थापना की। थानेश्वर में पुष्यभूति ने थानेश्वर में, जो कि हरियाणा के अंबाला जिला में है, में इस वंश की स्थापना की। इसके बाद है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक था। कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र, जो कि राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कनौज के मौखरी नरेश ग्रह वर्मन से हुआ। राज्यवर्धन अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। इसी समय मालवा नरेश देवगुप्त ने ग्रह वर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, और यहीं जो गौड़ शासक शशांक है, इसी ने ही बोधि वृक्ष का भी कटवाया था। ठीक है, जो कि बोध गया में है, महात्मा बुद्ध का। बात है हर्षवर्धन, जो जिसका कार्यकाल था 606 से 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शक्तिशाली व यशस्वी सम्राट था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वह विकट परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा। कौन? हर्षवर्धन। वह अपने को राजपुत्र कहता था और स्वयं अपना नाम शिलादित्य रखा था। हर्ष ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाला। हर्ष ने कनौज को अपना राजधानी बनाया। हर्ष ने कहाँ राजधानी बनाया? अपना कनौज को। ठीक है, जहाँ से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। हर्ष को पूर्व भारत में गौड़ देश के शैव शासक शशांक से मुकाबला करना पड़ा। 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हुई, तब यह शत्रुता समाप्त हुई। ठीक है, दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को
नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका और हर्ष को पराजित किया। हर्ष के समकालीन शासक में पहला है भास्कर वर्मा। ठीक है, भास्कर वर्मा यह कामरूप का शासक था। भास्कर वर्मा बर्मन वंश का शासक था। ठीक है, इसके बाद है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। उसकी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर जिले के वादामी में थी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी। गौड़ नरेश शशांक की राजधानी कर्णसुवर्ण थी और यह कट्टर शैव शासक था। ठीक है, जिसने बोधि वृक्ष कटवा दिया, यानी कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? तो गौड़ नरेश शशांक ने। ठीक है, इसके बाद आता है ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय वल्लभी जो कि गुजरात में है का शासक था और इसे हर्ष ने पराजित किया। ठीक है, बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी ध्रुवसेन द्वितीय से कर दी। पहले उसको पराजित किया और बाद में अपनी पुत्री का शादी ध्रुवसेन द्वितीय से कर दिया। कौन? हर्षवर्धन। इसके बाद है ह्वेनत्सांग। ह्वेनत्सांग कौन है भाई? जरा कौन बताइए। ह्वेनत्सांग का समय था 629 से 645, यानी कि 629 में भारत आया था और 645 ईस्वी तक रहा था। चीन का यात्री था ह्वेनत्सांग। चीनी यात्री ह्वेनत्सांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह नालंदा महाविहार तथा जो कि बौद्ध विश्वविद्यालय था में पढ़ने के लिए तथा बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के उद्देश्य से भारत आया था। कौन? ह्वेनत्सांग। ह्वेनत्सांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। ठीक है, और ह्वेनत्सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता गया है। ह्वेनत्सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण प्रदान किया था। कर। हर्ष से 3 प्रकार के करों की जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष काल से 3 प्रकार के करों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहला है हिरण्य को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या था? तो नगद कर था। ठीक है, भाग क्या था इसको बताइए। तो राजा को भूमि के उपज पर लगने वाला कर था और यह कृषि उपज का 1/10 भाग होता था। हर्ष काल में कितना था भाई? जितना उपज होता था उसका 10वां भाग होता था। ठीक है, बलि। तीसरा है बलि के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, साहित्य देखेंगे। हर्ष के दरबार में अनेक विद्वानों का निवास स्थान था, जिसमें प्रमुख हैं बाणभट्ट, मयूर और मातंग दीवार। कौन कौन? तो बाणभट्ट, मयूर और मातंग दीवार। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित कादंबरी की रचना की। हर्षचरित का रचना बाणभट्ट ने किया था और साथ ही साथ कादंबरी का भी रचना किया था। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। सूर्य शतक की रचना मयूर ने की थी। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना किया था। ठीक है, अब देखेंगे प्रयाग की महामोक्ष परिषद। ठीक है, हर्ष प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। इसमें प्रथम दिन बुध की, दूसरे दिन सूर्य की एवं तीसरे दिन शिव की पूजा की जाती थी। प्रथम दिन बुध की, दूसरे दिन सूर्य की एवं तीसरे दिन शिव की पूजा की जाती थी। चौथे दिन जो है दान दिया जाता था, दान पुण्य किया जाता था। ह्वेनत्सांग जो है कब आया था बताइए कमेंट में? 629 ईस्वी में। तो वह जो था 6ठे परिषद में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, 6ठा परिषद में। प्रशासन हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर था और न ही पूरे देश का शासक था। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर
उत्तर भारत तक ही सीमित था। महत्वपूर्ण शब्दावली में है महाराज या महासामंत। महाराज या महासामंत ये जो थे हर्ष के अधीनस्थ शासक थे। ठीक है। ये बताइए सचिव या अमात्य। सचिव अमात्य कौन था भाई? तो मंत्री परिषद के मंत्री थे। और भुक्ति क्या होता था? तो भुक्ति प्रांत को कहते थे। भुक्ति प्रांत को कहते थे। इसके बाद था उपरीक या राष्ट्रीय। उपरीक या राष्ट्रीय जो था भुक्ति का प्रशासक था, यानी प्रांत का प्रशासक। ग्रामाछपटलिक जो था ग्राम शासक का प्रधान था। चाट या भाट जो था पुलिसकर्मी था। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा देखने में समस्या आप लोग को हो रहा होगा क्योंकि फ्रेश इमेज नहीं आया है। तो इसके अगला वीडियो में कोशिश करूँगा कि फ्रेश इमेज रहे ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है। जरा अगर आप लोग को क्वालिटी थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा तो आप अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। आगे देखते हैं दंडपाशिक या दांडिक। दंडपाशिक या दांडिक कौन था? तो यह पुलिस विभाग का अधिकारी था। ठीक है। इसके बाद है बृहदेश्वर जो था अश्व सेना का अधिकारी होता था। ठीक है। बलाधिकृत जो था पैदल सेना का अधिकारी था। उपरीक या राष्ट्रीय कौन था? तो भुक्ति का प्रशासक होता था। ग्राम छपटलिक जो था ग्राम शासन का प्रधान था। चाट या भाट जो था पुलिसकर्मी था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। दंडपाशिक या दांडिक। बृहदेश्वर जो था अश्व सेना का अधिकारी था। बलाधिकृत जो था पैदल सेना का अधिकारी था। ठीक है। अब देखेंगे नालंदा महाविहार। हर्ष के समय नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा महाविहार का स्थापना किसने किया था? तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने, जो कि महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्ष के समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। ठीक है। हर्ष के समय यहाँ के कुलपति आचार्य जो थे शिलभद्र थे। हर्ष के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी चलिए कमेंट में बताइए कि हर्षचरित का लेखक कौन है, यानी कि हर्षचरित का रचना किसने किया था। हर्षचरित का बता देते हैं आप लोग को। हर्षचरित का रचना बाणभट्ट ने किया था। ओके। सिंहनाद जो था मुख्य सेनापति था। अवंती जो था शांति एवं युद्ध का मंत्री था। स्कंदगुप्त जो था हाथी यानी कि गज सेना का मुख्य अधिकारी था। कुंतल जो था अश्व सेना का प्रधान अधिकारी था। सिंहनाद मुख्य सेनापति, अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री, स्कंदगुप्त हाथी यानी कि गज सेना का प्रमुख अधिकारी था, जबकि कुंतल अश्व सेना का प्रधान अधिकारी था। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है। तो रेडी हो जाइए दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए। ठीक है। देखिए इसमें है महापाषाणिक या मेगालिथिक पृष्ठभूमि। ओके। इसमें देखेंगे महापाषाणिक या मेगालिथिक पृष्ठभूमि। प्रायद्वीप भारत के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जो महापाषाण निर्माता अर्थात मेगालिथिक बिल्डर कहलाते थे। ओके। उनका पता उनकी कब्रों से चलता है जो महापाषाण कहलाती है। ठीक है। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े से इन्हें जो है घेर दिया जाता था। ओके। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थि पंजर ही बल्कि मृत भांड और लोहे की वस्तु भी मिलती है। इन कब्र में जो लोगों को दफनाया जाता था वो जब उसको खोदा गया तो उसमें उनके हड्डी यानी कि अस्थि पंजर के साथ साथ लोहा और मृत भांड, यानी कि मृत भांड क्या है तो जो मिट्टी से जो बर्तनों का निर्माण किया जाता था उसको वो मिलते हैं। ठीक है। जिसमें मृत भांड में था काला व लाल मृत भांड अधिक प्रचलित था। ठीक है। 4 प्रकार के मृत भांड होते थे।
काला व लाल, लाल और काला, इसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है। पल्लव वंश, इसमें है पल्लव वंश। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पल्लव आए। पल्लव किसको अपदस्थ करके आए थे? तो इक्ष्वाकुओं को। पल्लव का अर्थ लता है। यह शब्द टोंडाई का रूपांतरण है जो लता का ही वाचक है। संभवतः पल्लवों की स्थानीय जनजाति थी जिसने टोंडाई अर्थात लताओं के देश में अपनी सत्ता स्थापित की। पल्लवों ने अपनी राजधानी कांची यानी कि आधुनिक कांचीपुरम में बनाई। पल्लवों की राजधानी कहाँ था? कांची, जिसे आधुनिक कांचीपुरम हम लोग कहते हैं। प्रमुख पल्लव शासक प्रमुख पल्लव शासक, इसमें पहला है वपदेव। वपदेव यह पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? वपदेव। पता है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इससे पहला महत्वपूर्ण पल्लव राजा माना जाता है। सिंह विष्णु को पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है कि सिंह विष्णु जो था वैष्णव था। किरातार्जुनीयम तथा 10 कुमार चरितम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी थे, 10 कुमार चरित्र के भी लेखक भारवी थे। 10 कुमार चरितम से बता है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का उत्कर्ष जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन रोहण के साथ शुरू हुआ। इसके शासन काल में पल्लव तथा चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हुआ। पुलकेशिन द्वितीय, ये पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। किसे? महेंद्र वर्मन प्रथम को। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रसन्न की उपाधि की रचना की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन की रचना की। वास्तुकला के क्षेत्र में इसने मंडप शैली यानी कि महेंद्र शैली को प्रारंभ किया। किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। प्रारंभ में वह महेंद्र वर्मन प्रथम जैन मत अनुयायी था, किंतु नैनार संत अपार से प्रभावित होकर उसने शैव धर्म को अपनाया। इसे आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। यह जो था महान पल्लव शासक था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम महान पल्लव शासक था जिसने पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन जो था महान शासक था जो कि पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातामी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वादामी पर अधिकार कर लिया, अतः उसने वातापी कोंडा अर्थात वातापी को जीतने वाला की उपाधि धारण की। उसने मामल्लपुरम नामक नगर बसाया। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। हिवेंत सांग ने इसी के शासन काल में कांची की यात्रा किया था। इसके बाद है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसका शासन काल शांति, समृद्धि तथा मंदिरों के निर्माण का काल था। किसका काल? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का। दंडिन नामक विद्वान नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। दंडिन, इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी बात है नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय जो था वैष्णव धर्मानुयायी था, वैष्णव धर्म को मानता था। इसने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की पुत्री रेवा से शादी की। इस बात है अपराजित। अपराजित जो था पल्लवों का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। कौन? अपराजित। चोल शासक आदित्य चोल ने अपराजित पल्लव पर आक्रमण कर पल्लव राज पर अधिकार कर लिया। कौन? आदित्य चोल, जो कि चोल शासक था। कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में पल्लवों का योगदान। ठीक है, इसमें पहला है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली पल्लवों के नेतृत्व में
वास्तुकला की द्रविड़ शैली का विकास 4 चरणों में हुआ था, ठीक है, जिसमें है पहला महेंद्र शैली या मंडप शैली। महेंद्र या मंडप शैली का उदाहरण है शिलाकृत मकोंडा मंदिर एवं उंडावली का अनंतेश्वर मंदिर। इसके बाद है नरसिंह शैली। नरसिंह शैली नरसिंह शैली माम्ल या महामाम्ल शैली। इसमें रथ या एक शिलाखंडीय यानी कि एकात्मक मंदिर है जो मामल्लपुरम में पाए जाते हैं। यह सप्त पैगोड़ा के नाम से जाने जाते हैं, किंतु वास्तव में ये 8 हैं, जिसमें पहला है धर्मराज। धर्मराज के बाद अर्जुन, भीम, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिदारी एवं वलायन कुटिय शामिल हैं। पहला धर्मराज, इसके बाद अर्जुन, भीम, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिदारी एवं वलायन कुटिय शामिल हैं। इसके बाद तीसरा है राजसिंह शैली। राजसिंह शैली का प्रयोग नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। उदाहरण है इसका राजसिंह शैली का महाबलीपुरम का तट, ईश्वर तथा मुकुंद मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर एवं ऐरावतेश्वर मंदिर। इसके बाद है नंदी वर्मन शैली। नंदी वर्मन शैली नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर तथा मांगतेश्वर मंदिर एवं ओरंगांडम जो कि चिंगलूट के निकट का वलामालेश्वर मंदिर एवं गुड्डी ड्रमलम जो कि रेनीगुटा के निकट है का परशुरामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन? नंदी वर्मन द्वितीय ने। अब देंगे संगम साहित्य। तमिल कवियों का एक संगम मदुरई में राजकीय संरक्षण में फला फूला। इसमें 9,990 वर्षों में लंबे अंतराल पर 3 संगम आयोजित हुए, जिनमें 8598 यानी कि 8,598 कवियों ने भाग लिया। इसके प्रमुख संरक्षक 197 पांड्य राजा थे, ठीक है। प्रमुख तमिल साहित्य। संगम साहित्य में तमिल ग्रंथ जो यानी कि तोलकाप्पियम, एत्तुतोगई यानी कि 8 काव्य संग्रह, पाटुपतु यानी कि 10 ग्राम काव्य, पादीनेन किलनकनकु 18 लघु काव्य और 3 महाकाव्य आते हैं। संगम साहित्य में तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम, एत्तुतोगई और पाटुपतु के बाद पादीनेन किलनकनकु और 3 महाकाव्य आते हैं। महाकाव्य में तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की थी और यह तमिल व्याकरण है। महाकाव्य 3 महाकाव्य में कौन कौन है? तो पहला है शिल्पदिकारम, जिसको रत्न जड़ित नूपुर भी कहा जाता है। इसका लेखक इलंगो था। इलंगो क्या कौन था भाई? तो चोल शासक कारिकाल का पौत्र था। दूसरा है मणिमेकलई। मणिमेकलई की रचना कवि सतनार ने की थी। ओके, ये बताए शिवंग सिंधामणि। शिवंग सिंधामणि के लेखक त्रियुक्त देवर थे। शिल्पदिकारम के लेखक इलंगो, मणिमेकलई की रचना कवि सतनार ने किया और शिवंग सिंधामणि की रचना त्रियुक्त देवर ने। देंगे संगम जिसमें क्रम है। प्रथम संगम जो था मदुरा में हुआ था और इसका अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया था, जिसमें प्रमुख प्राकाशिक ग्रंथ था परिपाडल मुदुनौर, अकत्यम, कलिरियाविरय आदि काव्यों का ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। द्वितीय संगम कपाटपुरम या अलवई में अगस्त्य ऋषि और तोलकाप्पियर के नेतृत्व में यानी अध्यक्षता में, और इसमें अगत्यम, कलि, व्यालमालय और कुरुक आदि प्रकाशित ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। तृतीय संगम जो है उत्तरी मदुरा में हुआ था, नकीरर जो कि महाकवि था की अध्यक्षता में, और इसमें नुत्रेमवत, वरी, परिपाडल और नत्रिनय की रचना हुआ था।
प्रथम संगम मदुरा में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में, द्वितीय संगम कपाटपुरम या अलवई में ये अगस्त्य ऋषि और तोलकाप्पियर की अध्यक्षता में, तृतीय संगम उत्तरी मदुरा में नक्कीरर की या महाकवि की अध्यक्षता में। ठीक है। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। तमिल साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। चोल राज्य जो था पन्नार तथा दक्षिणी बेलास के मध्य स्थित था। कहाँ? पन्नार और दक्षिणी बेलास के मध्य। कार्यकाल इनका सबसे प्रतापी राजा था और पुहार पतन का निर्माण कार्यकाल के समय में हुआ था। कार्यकाल किस राज्य में संबंधित है? तो चोल से। क्या बताए? चेरो। चेरो का राज्य आधुनिक केरल राज्य में स्थित था। सेने गुहटुवन चेरो का प्रमुख राजा था जिसने आदि राज्य की उपाधि ग्रहण की। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। ओके, ये बता है चालुक्य वंश। बस यही पेज है, इसी पेज एक ही पेज को देखें हम लोग समाप्त करेंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा मध्यकालीन भारत। ओके, तो बने रहिए, बस एक ही पेज है। वादामी या वातामी के चालुक्य, वादामी या वातापी के चालुक्य जयसिंह वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। जयसिंह कदम्बों के अधीन शासक था। पुलकेशिन प्रथम वातामी के चालुक्य का उत्कर्ष पुलकेशिन प्रथम के समय में हुआ। उसने बीजापुर के निकट वादामी को अपनी राजधानी बनाई। कीर्तिवर्मन प्रथम ने कादम्बों को नष्ट कर दिया और गोवा पर अधिकार किया। पुलकेशिन द्वितीय का कार्यकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का महान शासक था जिसने हर्ष के विजय अभियान को नर्मदा नदी के तट पर रोका था। उसने जैन मत अनुयायी रवि कीर्ति से एहोल अभिलेख लिखवाया। कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, जिसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्रह्मी है। ओके, बताए कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था जिसे राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित कर अपनी सत्ता की स्थापना की। इसके बाद है चालुक्यों का योगदान। चालुक्यों ने वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कन या वेसर शैली, जो कि द्रविड़ शैली एवं नागर शैली का मिश्रण है, दक्कन या वेसर शैली का विकास हुआ था चालुक्यों के समय में। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है और यहाँ 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 4 दर्शनीय है, जिसमें है लडखान मंदिर, हसीम अली गुंडी मंदिर, दुर्गा मंदिर एवं मेगुती का जैन मंदिर। वादामी का मेलागित्ती शिवालय। पट्टदकल में है पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर को विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर, इसे विक्रमादित्य द्वितीय के दूसरी रानी त्रिलोक महादेवी ने बनवाया था। देखेंगे बेंगी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दिया, जिसने बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक थे, जिसमें शामिल हैं विजयादित्य, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय, विजयादित्य तृतीय, गुणक और भीम प्रथम। कल्याणी के चालुक्य, इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। कल्याणी के चालुक्य की स्थापना किसने किया?
तैलप द्वितीय ने। इसने राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को मारकर इस वंश की स्थापना की। तैलप द्वितीय की राजधानी। तैलप द्वितीय की राजधानी मान्यखेत्र थी। सोमेश्वर द्वितीय अपनी राजधानी मान्यखेत्र से कल्याणी ले गया। कौन? सोमेश्वर द्वितीय। विक्रमादित्य चतुर्थ इस वंश का महान शासक था। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक बिल्हड़ तथा मितक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर को विक्रमादित्य चतुर्थ का प्रश्रय मिला हुआ था। सोमेश्वर तृतीय के काल में चालुक्य राज बिखरने लगा। किसके काल में? तो सोमेश्वर तृतीय के काल में चालुक्य राज बिखरने लगा। इसने अभिलाषी तर्क चिंतामणि यानी कि मानसोल्लास विश्वकोश की रचना की, जिसके कारण इसे सर्वज्ञ भी कहा जाता है। सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? तो सोमेश्वर तृतीय को। और इसी के साथ हम लोग का प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग का स्टार्ट हुआ मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, वह आप लोग को अच्छा लगता है तो बने रहिए। और मेरा टारगेट है कि पूरे लूसेंट का जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी कंप्लीट करा के आप लोग की सेवा में उपलब्ध कराई जाए। ओके, तो इतना ही करके जय हिंद जय भारत। और कल हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ओके।